हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सॉम एंड मॉस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 27 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 6 स्लोप एंड डिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। इसको हम हिंदी में ढलान तथा विक्षेप कहते हैं और इस चैप्टर का ये पहला ही पार्ट है। जस्ट आज इसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम किसी भी चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो उसके टॉपिक्स के बारे में जान लेते हैं स्टार्टिंग में ही कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं। तो बात करें हम टॉपिक्स की, तो केवल यहाँ 4 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं इस चैप्टर में। मेन तो 3 ही है, चौथा टॉपिक तो हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को लिख दिया है। तो कौन कौन से टॉपिक है? सबसे पहला टॉपिक है डिफ्लेक्शन, दूसरा टॉपिक है स्लोप, यानी स्लोप एंड डिफ्लेक्शन की हम डेफिनेशन जान लेंगे पहले 2 टॉपिक में। बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, आसान टॉपिक हैं काफ़ी। इसके बाद तीसरा टॉपिक ही पूरे चैप्टर की जान है एक तरह से, क्योंकि यही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाएगा एंड इसी टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पेपर में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, टॉपिक क्या है ये? मेथड्स टू डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, यानी ढलान तथा विक्षेप ज्ञात करने की विधियां। तो टोटल 3 विधियां होती हैं ढलान तथा विक्षेप ज्ञात करने की। ठीक है, तीनों विधि के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। हालांकि इनके अलावा और भी मेथड होते हैं। अभी स्ट्रेन एनर्जी द्वारा भी हम स्लोप और डिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं, लेकिन इनमें से आपकी बुक में 3 लिखी हुई हैं, जिनमें से सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ एक है। सिविल वाले स्टूडेंट्स के सिलेबस में सिर्फ इनमें से एक ही मेथड है। साफ साफ शब्दों में लिखा है, आपको मैं स्लाइड में शो कर दे रहा हूं, आप पढ़ लीजिए इसको। यहाँ लिखा हुआ है क्या? इसमें लिखा है कि यहाँ सिविल के पाठ्यक्रम की सीमा के अनुसार केवल गुण क्षेत्रफल विधि यानी मूवमेंट एरिया मेथड को ही दिया गया है। तो सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में केवल नमन आघूर्ण क्षेत्रफल विधि यानी बेंडिंग मूवमेंट एरिया मेथड, या फिर इसको केवल हम मूवमेंट एरिया मेथड भी कह देते हैं, केवल यही है सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में। इसके अलावा मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स इसको मूवमेंट एरिया मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड दोनों को पढ़ सकते हैं। मैं दोनों ही पढ़ाऊंगा, हालांकि मैकाले मेथड भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसका, तो सिर्फ आपको कोई एक बीम दे देगा और आपके जो सिलेबस में बीम है स्लोप और डिफ्लेक्शन वाले चैप्टर में सिर्फ 2 ही टाइप की बीम है। कौन कौन सी? एक तो है सिंपली सपोर्टेड बीम और दूसरी है कैंटिलीवर बीम। इन दोनों बीम पर आधारित ही आपसे स्लोप डिफ्लेक्शन के क्वेश्चन पूछेगा। बाकी अदर जो 3 टाइप की बीम है वो यहाँ पर नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ 2 ही आपके सिलेबस में है स्लोप डिफ्लेक्शन में, सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम। तो इसमें सिंपली सपोर्टेड बीम और कैंटिलीवर बीम पर भी लोड की कंडीशन 2 ही होंगी सिर्फ, या तो पॉइंट लोड देगा वो या फिर यूडीएल देगा। यूबीएल भी नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, सिर्फ 2 ही तरह के लोड हैं, तो काफी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर टोटल आपके लगभग 4 डेरिवेशन होंगे। 2 तो सिंपली सपोर्टेड बीम के डेरिवेशन है स्टैंडर्ड और 2 कैंटिलीवर के डेरिवेशन है। तो ये 4 डेरिवेशन है, इनमें से कोई सा एक डेरिवेशन 5 नंबर में आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आपको सिर्फ कंडीशन लिखी आ जाएगी, जैसे कि आपसे कह देगा कि किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम के मध्य बिंदु पर W पॉइंट लोड लगा है तो बीम में उत्पन्न अधिकतम ढलान तथा विक्षेप ज्ञात कीजिए, मैक्सिमम स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कीजिए। इस तरह से आपसे पूछ लेगा। ठीक है, अब वहां पर आपको मेथड का नाम नहीं दे रखा होगा, ना तो वो ये कहेगा कि आप आघूर्ण क्षेत्रफल विधि से बताओ, ना वो ये कहेगा दोहरा समाकलन विधि से बताओ, ना ही कहेगा मैकाले विधि से बताओ। तो उस केस में आप किसी भी मेथड से निकाल के आ जाइएगा, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बट मैं सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूं कि आप लोगों के एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप केवल और केवल मूवमेंट एरिया मेथड से ही कीजिएगा। पूरा नाम इसका बेंडिंग मूवमेंट एरिया मेथड होता है। मैं समझाऊंगा पूरा मेथड होता क्या है, लेकिन क्वेश्चन को आप किससे कीजिएगा? बेंडिंग मूवमेंट एरिया मेथड से। मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स जो भी हैं वो बेंडिंग मूवमेंट एरिया मेथड और डबल इंटीग्रेशन मेथड, इन दोनों में से कोई सा भी फॉलो कर सकते हैं, किसी भी मेथड से करके आ सकते हैं। मैकाले मेथड से आपको करने की आवश्यकता नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे। इसका क्वेश्चन आपकी बुक में भी नहीं मिलेगा एक भी। ठीक है, तो ये दोनों मेथड क्या होते हैं हम दोनों को ही सीखेंगे। सिविल वाले बच्चे केवल इसे पढ़ सकते हैं, मैकेनिकल वाले दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी अगर सिविल वाले भी चाहें तो इस मेथड को भी सीख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आसान है।
लेकिन दोनों में अगर मैं बात करूं आसान की, तो आसान आपको लगेगा फर्स्ट वाला मेथड। तो इसीलिए अगर एग्जाम में मेथड का नाम नहीं दे रखा हो तो आप इसी से करके आइएगा, चाहे आप सिविल से हो या मैकेनिकल से हो, सभी किससे करेंगे, इससे, बेंडिंग मोमेंट एरिया मेथड से। इससे क्यों करेंगे, क्योंकि एक तो इससे डेरिवेशन छोटा रहता है, बहुत बड़ा नहीं होता, दूसरा टफ भी नहीं है, काफी आसान है। जबकि डबल इंटीग्रेशन मेथड से आपको नाम से लग रहा 2 बार आपको इंटीग्रल करना होगा, समाकलन करना होता है 2 बार, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है ये, लेकिन टफ ये भी नहीं होगा, आपको समझा देंगे। तो यही वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये वाला, इसी से आधारित क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा 5 नंबर का, डेरिवेशन, ओनली डेरिवेशन टाइप से होगा, मतलब स्टैंडर्ड क्वेश्चन होगा, ठीक है। वो न्यूमेरिकल में डेटा ना दे करके स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इस टॉपिक से। इसके अलावा यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लेगा, इसी टॉपिक को न्यूमेरिकल की फॉर्म में दे देगा, जैसे डब्ल्यू लोड की कुछ वैल्यू दे देगा, लेंथ की कुछ वैल्यू दे देगा, है ना, उस तरह से आपसे स्लोप डिफ्लेक्शन पूछेगा तो वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाएगा। हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे इसी क्लास में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ओवरव्यू आप सबको चैप्टर का क्लियर हो गया होगा। तो हम पहली हेडिंग से शुरुआत करते हैं लिखना, किससे, सबसे पहली हेडिंग आप लोग लिख लीजिए डिफ्लेक्शन। इसको रफ करते हैं और स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1। चलिए लिख ली सभी ने पहली हेडिंग डिफ्लेक्शन। तो समझते हैं डिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है। मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, उसके बाद इसका जो थ्योरी है, डेफिनेशन है, उसको आपको स्लाइड में शो कर देंगे, दोनों ही लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा देख करके, पहले समझिएगा अच्छे से, ठीक। देखिए जैसे ये कोई भी बीम है, ये मैंने यहाँ पर कोई एक बीम बना दी इस तरह से, ठीक है। आप सभी जानते हैं बीम के बीच में इसकी न्यूट्रल एक्सिस होती है, आप इसको बीम की अक्ष कह सकते हैं। ये क्या, बीम की अक्ष है बीच में, ठीक है। और यहाँ पर आपने दोनों तरफ क्या कर रखा है, सपोर्ट लगा रखी थी, जिसपे कि रिएक्शन है, ये इधर भी क्या है, ये रिएक्शन है, ठीक। अब बीम पर ऊपर से कोई भी लोड आया, बीम पर आपने यहाँ पर कहीं लोड लगाया, पॉइंट लोड लगा लो आप, या फिर क्या लगा लो, यूडीएल लगा लो, ठीक है, आप कुछ भी लगा लो। आपने यहाँ पर एक लोड लगा दिया कोई भी, ये ठीक, ये ए सिरा है, ये वाला बीम का सिरा बी है, ये वाला पॉइंट कौन सा, सी है, जिस पर लोड लग रहा है, ठीक। अब जब लोड लगेगा तो आप सबको बताया बीम नीचे की ओर बेंड करती है, ये सिंपली सपोर्टेड है, नीचे की ओर ऐसे बेंड करेगी। तो मैं यहाँ पर बीम को ना बेंड करते हुए दिखाकर केवल इसकी जो अक्ष है ना, ये वाली, इस अक्ष को दिखा दे रहा हूँ ऐसे करके बेंड करते हुए, इस तरह से मैं इसकी बीम की अक्ष को दिखा दे रहा हूँ, ये अक्ष ऐसे बेंड हो गई, ठीक है, मतलब बीम भी होगी, लेकिन यहाँ पर मैंने केवल अक्ष को दिखा दिया इस तरह से। ये बताइए सभी को समझ आ रहा है ये चीज़, मैंने क्या कर दिया, जो इस बीम की अक्ष है इसको यहाँ बेंड करते हुए दिखा रखा है, ठीक है। ये इस तरह से इसमें क्या होगी, बेंडिंग हो गई, ठीक। तो अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, आप सभी देख पा रहे हैं कि बीम की पहले अक्ष कैसी थी, ये वाली पहले हॉरिजॉन्टल थी एक्सिस की, और बेंडिंग के बाद अक्ष क्या हो गई, नीचे की ओर इस तरह से मुड़ गई, ठीक है, एक चाप के रूप में क्या हो गई, ये मुड़ गई। यहाँ तक समझ पा रहे हैं सभी। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा, सामने क्या बोला मैंने, जब भी हम किसी भी बीम पर, चाहे वो आपकी सिंपली सपोर्टेड बीम हो या कैंटिलीवर बीम हो, जब हम किसी भी बीम पर लोड लगाते हैं तो इस लोड के कारण बीम में बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है, और उस बेंडिंग मूवमेंट के कारण बीम क्या करती है, नीचे की ओर बेंड कर जाती है। समझ पा रहे हैं, इतना आप सब जानते हैं अच्छे से। बेंडिंग से पहले बीम की अक्ष हॉरिजॉन्टल होती है, कैसी होती है, बेंडिंग से पहले हॉरिजॉन्टल, बेंडिंग से पहले बीम की जो अक्ष होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, यानी क्षैतिज होती है, क्षैतिज होती है, ठीक है, क्लियर इतना। और बेंडिंग के बाद बीम की अक्ष एक चाप के रूप में नीचे की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। अब दो स्थिति हो गई अक्ष की, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा कौन सी, ये चाप के रूप में मुड़ गई, कैसे, चाप के रूप में मुड़ गई, मुड़ जाती है, चाप के रूप में मुड़ जाती है, ठीक है यहाँ पर। तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी पहली स्थिति पर कोई भी एक पॉइंट मैंने ले लिया, बीम की जो अक्ष की पहली स्थिति थी इस पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया, सपोज मैंने यहाँ पर P1 कह दिया, क्या कह दिया, P1 एक पॉइंट ले लिया इसकी पहली स्थिति पर, पहली पोजीशन पर, और जब ये बीम बेंड हो गई तो ये वाला P1 पॉइंट कहाँ पर आ गया, ये अक्ष आपकी बेंड हुई थी इसकी सीध में, यहाँ आ गया ये पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर। ये चीज़ बताइए, क्लियर है आप सबको, ये पॉइंट यहाँ पर हमने कह दिया। दूसरी कंडीशन इस पॉइंट की हो गई P2, समझ पा रहे हैं।
तो अब आप क्या बोल देंगे, ये जो जितनी दूरी तक ये बेंड हुई थी, ये जो दूरी है ये इतनी दूरी तक डिफ्लेक्ट हो गई, बीम विस्थापित हो गई, यानी विक्षेप उत्पन्न हो गया इसमें। डेट मीन्स P1 से P2 तक की ये जो दूरी है, इस दूरी को ही हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्लेक्शन बोलेंगे, जिसे हम बाई से प्रदर्शित करते हैं। क्या बोलेंगे, डिफ्लेक्शन। अब अगर मैं बात करूं डिफ्लेक्शन, बीम के अक्ष पर अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग होता है। अलग अलग मतलब डिफरेंट पॉइंट्स पर ये डिफरेंट होगा। कैसे होगा, यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक हो गया बाई, अगर मैं यहाँ देखूँ कोई पॉइंट यहाँ था तो ये वाला पॉइंट कहाँ आ जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये कम है, ये ज़्यादा है। और अगर मैंने और इधर देखा तो वैल्यू और कम है, यहाँ पर यहाँ देखो और कम है। तो y की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स पर क्या होती है, अलग अलग होती है। सेम इस साइड भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आपने कोई एक पॉइंट लिया था ऊपर यहाँ, तो ये पॉइंट नीचे आ गया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ आ गया नीचे, तो ये दूरी अलग है। तो ये जितनी दूरी तक डिफ्लेक्ट हो रहा है यही क्या कहलाएगा, डिफ्लेक्शन कहलाएगा। अब डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन आप क्या बोलेंगे, जब भी आपको कुछ भी याद नहीं आए एग्जाम में, रट कर बिल्कुल मत जाइएगा प्लीज करके, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप रट करके बिल्कुल ना जाएं, डायग्राम को समझें, अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख करके आए, आपका नंबर नहीं कटेगा। डायग्राम सही से बनाइएगा और खुद की लैंग्वेज में लिख दीजिएगा। हमने यहाँ क्या किया है, किसी भी बीम पर जब कोई लोड कार्य करता है तो इस लोड के कारण बीम में बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है, और बेंडिंग मूवमेंट के कारण बीम नीचे की ओर बेंड कर जाती है। ठीक है, अब बेंडिंग से पहले बीम की अक्ष हॉरिजॉन्टल थी, एंड बेंडिंग के बाद इसकी अक्ष एक चाप के रूप में मुड़ गई, एक आर्क के रूप में बेंड कर गई। ठीक है, तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, किसी भी बिंदु की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, ये बिंदु था, पहली स्थिति यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, तो किसी भी बिंदु की दोनों स्थितियों के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस को हम डिफ्लेक्शन कहते हैं। किसी भी बिंदु की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी, ब्रैकेट में चाहे तो लिख दीजिएगा, बेंडिंग से पहले तथा बेंडिंग के बाद की स्थिति के बीच की दूरी को विक्षेप या विस्थापन कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो यही आपको स्लाइड में डेफिनेशन में शो हो रहा है, दोनों लैंग्वेज में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। आप लोग स्लाइड में से देख देख कर वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। एक चीज और लास्ट में लिख दीजिएगा क्या, कि इसे बाई से प्रदर्शित करते हैं, एंड इसका मात्रक मीटर या mm होता है। मात्रक क्या होता है, दूरी है तो मीटर में लीजिएगा, या फिर कम होगी इसलिए mm में ले लेते हैं। किसमें, mm में हम इसको ले लेते हैं। प्रदर्शित किससे करते हैं, बाई से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। ये चीज भी लास्ट में नोट कर दीजिएगा आप अपने नोट्स में। क्लियर हुई इसकी डेफिनेशन? ठीक है, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बारी डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब समझते हैं हम अगला अपना स्लोप के बारे में। हटा दें इसको, बस इतना ही समझते चलिए, जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम को लेकर के बिल्कुल परेशान ना हो, टाइम हमारे पास अभी है। हालांकि लग रहा होगा आप सबको डेट शीट आ गई है, टाइम बहुत कम बचा है, बट बिल्कुल परेशान ना हो आप। जिस दिन अगर मैराथन क्लास ले लेना आपकी, एक ही क्लास में पूरा 100 ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन ना ले, मैं आपको भी समझा के पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास 20 दिन है, काफ़ी है। हालांकि अभी तो 25 दिन है, लेकिन फिर भी मैं 20 दिन लेकर चलूँ तब भी बहुत होते हैं 20 दिन सॉम के लिए। मुश्किल से आपके 2-3 चैप्टर बचे हैं, तो जल्दी ही कवर करा देंगे। ठीक है, बिल्कुल ना डरें, जब तक हमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक, चलिए डिफ्लेक्शन आप सब समझ गए। अब थोड़ा सा स्लोप के बारे में समझ लेते हैं। किसके बारे में, स्लोप के बारे में। ठीक, डिफ्लेक्शन को सिर्फ एक ही पॉइंट पे देख लीजिएगा, वहीं पे यहाँ दिखा रखा है, बाकी पॉइंट्स को मिटा दीजिए। हालांकि सभी पॉइंट्स पे अलग अलग होता है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पॉइंट बनाए थे। बाकी यहाँ आप समझ चुके, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली क्या है आपकी, डिफ्लेक्शन है, बाई है। ठीक, इतना समझ आ गया। अब चलिए हेडिंग लिखिए दूसरी, स्लोप। सेकंड हेडिंग क्या रहेगी, स्लोप। मैं स्लोप इसी डायग्राम में समझा दे रहा हूँ, आप चाहें तो डायग्राम अलग से बना लीजिएगा, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, समझिए ध्यान से। स्लोप का मतलब क्या होता है, स्लोप मतलब ढलान, हिंदी में कहते हैं इसको ढलान। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी ढलान की, ठीक है, ढलान की डेफिनेशन, जब भी किसी भी बीम पर कोई भी लोड आएगा, लोड के कारण बीम में बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होगा, और बेंडिंग मूवमेंट के कारण बीम बेंड कर जाएगी नीचे की ओर। ठीक है, तो बेंडिंग के अंतर्गत यहाँ पर एक कर्व बन जाता है। क्या होता है, बीम की जो अक्ष है एक चाप के रूप में मुड़ गई, एक आर्क के रूप में मुड़ गई। ठीक, तो बेंडिंग के बाद इस कर्व पर हम कोई एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। क्या खींचते हैं, स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको बोल सकते हैं टेंजेंट खींचते हैं। क्या करते हैं, टेंजेंट खींचते हैं।
इस कर्व पर हम एक टेंजेंट खींचेंगे। टेंजेंट सभी जानते हैं, कर्व को टच करती हुई एक लाइन पास होगी उसको टेंजेंट कहेंगे। तो इस कर्व पे कहीं भी खींच लो, फिलहाल मैं इसके सिरे पर खींच रहा हूँ, जैसे ये कर्व है ना, इसको टच करता हुआ मैं यहाँ पर एक क्या कर रहा हूँ, एक लाइन खींच दे रहा हूँ, अलग पेन से खींच ले रहा हूँ जिससे आपको दिख जाए। यहाँ पर मैंने एक लाइन खींची, ये वाली जो कर्व को टच करती हुई जा रही है, सिर्फ इसको, ठीक, इस तरह से समझ पा रहे हैं। ये इस कर्व को टच करती हुई लाइन खींच ली, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट या हिंदी में स्पर्श रेखा, ठीक है। तो बेंडिंग के बाद बने कर्व पर खींची गई स्पर्श रेखा इसकी हॉरिजॉन्टल अक्ष के साथ जो कोण बनाती है डियर, जो कोण बनाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम स्लोप कहते हैं, जिसे हम थीटा से दर्शाते हैं, थीटा से, ठीक है। यहाँ पर हमने ए पॉइंट पे दिखाया है स्लोप, मैं इधर भी बना सकता हूँ इस कर्व को, यहाँ पर टच करते हुए एक लाइन खींच दीजिए आप इस तरह से, इस तरह से क्या कर दीजिए, एक लाइन यहाँ खींच दीजिए, इस कर्व को टच करते हो तो यहाँ पर एक एंगल बन जाएगा, इसको भी थीटा कह देंगे, ये भी थीटा है। ये ए पॉइंट पे बन रहा है तो इसको थीटा ए बोल सकते हैं, बी पे बन रहा है थीटा बी बोल सकते हैं। अगर मैं इसी क्रम में बीच में देखूं, कहाँ पर बीच में, आप लोग खुद बताइएगा। अगर मैं क्या करूं, ये पॉइंट हटा दो, ऊपर बना दो इसको, ये पॉइंट ऊपर बना दो, P2 यहाँ पर बना दिया मैंने, ये वाला पॉइंट, ठीक। अब मैंने अगर इसके इस वाले पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींची, मतलब इस कर्व को टच करती हूँ तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी, ऐसे ऐसे सीधी लाइन जाएगी ना, इस कर्व को यहाँ पर टच करती हुई इस तरह से ऐसे सीधी लाइन। तो मैंने कहा अब बताओ इस बीम के मध्य बिंदु पर स्लोप बन रहा है क्या, कोई एंगल बन रहा है यहाँ मध्य बिंदु पर, इस पर बताइए आप लोग कि यहाँ पर एंगल कितना होगा। तो आप अगर देख पा रहे होंगे, ध्यान से देखिए, हमने बताना क्या है, इसकी डेफिनेशन होती क्या है कि बेंडिंग के बाद बने कर्व पर खींची गई स्पर्श रेखा क्षैतिज अक्ष के साथ जो कोण बनाती है उसे हम स्लोप कहते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये टेंजेंट जो एंगल बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्लोप कहते हैं, इसको थीटा से इसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए ये लाइन है हमारी टेंजेंट और अक्ष भी हमारी ऐसे, ये दोनों पैरेलल हो गई, ये अक्ष है, ये वाली हॉरिजॉन्टल अक्ष है और ये हमारी क्या है, ये हमारी स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। तो जब दो कोई भी पैरेलल लाइन होती है तो इनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनता है। कितना एंगल बनता है, 0 डिग्री का। तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम के मध्य बिंदु पर स्लोप आपको दिखाई दे रहा है, थीटा क्या है यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 है, दिख रही है ना आप सबको, यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो हमें यहाँ पर ये चीज़ भी समझ में आ गई, थीटा वैल्यू यहाँ पर 0 डिग्री है या कितनी है, ठीक है, बता सकते हैं। यहाँ अलग है तो इनको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, आगे थीटा की वैल्यू निकालना सीखेंगे। फिलहाल ये बताइए डेफिनेशन आप सब बता देंगे, एक बार फिर से बोलिए मेरे साथ, क्या होगी डेफिनेशन। जब किसी भी बीम पर लोड कार्य करता है, ये सिंपल वाली बोल रहा हूँ, बाकी बुक की तो आपको लिखनी ही है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। जब बीम पर लोड आता है तो लोड के कारण बीम में बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होगा, बेंडिंग मूवमेंट के कारण बीम बेंड कर जाती है। तो बेंडिंग के अंतर्गत बने कर्व पर खींची गई स्पर्श रेखा बीम की क्षैतिज अक्ष के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको हम स्लोप कहते हैं। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, थीटा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हटा रहे हैं, इसे हम किससे दर्शाते हैं दोस्तों, थीटा से, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। एंड एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ हमने इसको बाई से दर्शाया था, किससे, बाई से दर्शाया था। इस बाई का अगर मैं अवकलन कर दूं dy/dx, तो आपने मैथ में पढ़ा होगा आप सबने, ये वाला स्पर्श रेखा तथा अभिलंब वाला एक चैप्टर था, नॉर्मल एंड टेंजेंट वाला, वहां पर dy/dx को हम स्लोप कहते हैं। तो थीटा बराबर हमारा dy/dx भी होता है। इसका यूज होगा आगे क्वेश्चंस में, इसलिए मैं आपको यही बता दे रहा हूँ, इसको हम थीटा से दर्शाते हैं। एंड अगर हम इस डिफ्लेक्शन का एक बार डिफरेंशियल कर देंगे तो इसको हम स्लोप बोल देते हैं, ठीक है। ये भी आपको एज ए फॉर्मूला याद रखना है। क्लियर हुआ ये चीज। तो स्लोप की डेफिनेशन भी आप लोग स्लाइड में देख देख के लिख लीजिए, स्लाइड में आप सबको शो हो रही है डेफिनेशन, और ये डेफिनेशन भी दोनों ही लैंग्वेज में है, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, ठीक है। तो हम स्लोप और डिफ्लेक्शन की डेफिनेशन के बारे में समझ चुके हैं। ये डायग्राम इंपोर्टेंट है, इसको आप बना लीजिएगा अपनी फेयर में, नोट्स में बना लीजिएगा इसको। चलिए अब इसको रफ कर दें, रफ करते हैं और मेथड्स की ओर मूव करते हैं। और आज की इस क्लास में हम एक मेथड सीख लेंगे जिसका नाम है मूवमेंट एरिया मेथड, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं पहला मेथड, रफ कर दें इसे। तो चलिए दोस्तों अब हम देख लेते हैं अपना स्लोप डिफ्लेक्शन ज्ञात करने की विधियां। अच्छा, इन विधियों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा एक नॉलेज की चीज़ जान लेते हैं स्टार्टिंग में, ताकि हमें मेथड को सीखने में कोई दिक्कत ना हो। बाउंड्री कंडीशन देख लेते हैं हम एक बारी, क्या देख लेते हैं, बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन फॉर
स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। ये बाउंड्री कंडीशन आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम में नहीं पूछी जाएंगी, हालांकि जेई के एग्जाम में इन्हें पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एमसीक्यूज की फॉर्म में, बट इस बार आपके एग्जाम ऑफलाइन होने वाले हैं तो वो रिटन एग्जाम होंगे, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मगर डेरिवेशन करते समय इन कंडीशन का यूज होगा, इसलिए आपको इनको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके बिना आप डेरिवेशन नहीं कर सकते, बाउंड्री कंडीशन के बिना बहुत ज़्यादा यूज होगा इन कंडीशंस का। आपकी बुक में ये अलग से नहीं दे रखी है, डेरिवेशन में अंदर ही इनको डाल रखा है, तो इसलिए बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। मैं अलग से ही हेडिंग डलवा के आपको समझा रहा हूँ बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। स्लोप और डिफ्लेक्शन के लिए बाउंड्री कंडीशन क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन सी बाउंड्री है इसमें। सबसे पहले हम करेंगे सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, किसके लिए, पहले देखेंगे फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, उसके बाद देखेंगे कैंटिलीवर बीम। फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम हिंदी में आप लिख सकते हैं शुद्ध आलंबित धरण के लिए, किसके लिए, शुद्ध आलंबित धरण के लिए। सिंपली सपोर्टेड बीम आप सभी जानते हैं, ये है सिंपली सपोर्टेड बीम, मैंने सिंपल ऐसे बना दी नॉर्मल सी, ठीक है। ये इतना बताइए, समझ पा रहे हैं आप सभी। अब यहाँ पर आप कोई भी लोड लगा लो, या तो पॉइंट लोड लगा लो या यूडीएल, कैसा भी लोड लगा लो। मैं अभी सुविधा के लिए, आसान लगने के लिए केवल पॉइंट लोड लगा देता हूँ, आपको समझ में इजीली आ जाए इसलिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दिया, कोई एक पॉइंट लोड लगा दिया W, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, इसमें बेंडिंग होगी तो इस तरह से डिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। इस तरह से क्या होगा, इस तरह से इसमें डिफ्लेक्शन उत्पन्न होगा, ऐसे। समझ पा रहे हैं सभी, ठीक है। इस तरह से इसमें क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। डायग्राम थोड़ा सही से बना लीजिएगा, साइड में खड़े होकर बना रहा हूँ, तिरछा दिख रहा है मुझे, इसलिए आई थिंक सही बन गया ना। इस तरह से ऐसे कर्व बनेगा, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। तो यहाँ पर लोड लगाया आपने। अब यहाँ पर मैं बताना आप सबको ये चाह रहा हूँ बाउंड्री कंडीशन में कि सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम स्लोप और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट पर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसके मध्य बिंदु सी पर लगा हुआ है क्या, पॉइंट लोड। यदि मध्य बिंदु सी पर पॉइंट लोड हो या फिर पूरी लंबाई पर एक समान वार यूडीएल लगा हो, तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर बाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बीच में क्या है, बीच में सबसे ज़्यादा है। बाकी आप इधर देखें कम है बाई की वैल्यू, समझ पा रहे हैं ना। बाई की वैल्यू कहाँ पर है, बीच में मिड पॉइंट पे सबसे ज़्यादा है। बाई को हम डिफ्लेक्शन बोलते हैं, तो हम यहाँ कह देंगे क्या, डिफ्लेक्शन। यहाँ लिख देंगे, आप नोट में लिख लीजिएगा इस चीज़ को, नोट में क्या लिखेंगे आप लिखेंगे नोट में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। जो भी हिंदी वाले बच्चे हों आप हिंदी में इसको लिख दीजिएगा अधिकतम विक्षेप कह दीजिए आप, या फिर विस्थापन कह दीजिए। अधिकतम विक्षेप कहाँ पर है, यहाँ पर अधिकतम विक्षेप मिड पॉइंट पर होता है। मिड पॉइंट को हिंदी में कहते हैं मध्य बिंदु। मैं सब कुछ लिख के समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से माइंड में फिट हो जाए। अधिकतम विक्षेप मध्य बिंदु पर होता है, ठीक है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं बाई सी बराबर है यहाँ पर बाई मैक्सिमम, ठीक है। मैक्सिमम कौन सा है, बाई सी पॉइंट पर है मैक्सिमम। यहाँ पर दिख रहा है ना सी पॉइंट पे, ये वाला बाई सी मैंने कर दिया, इसको डिनोट कर दिया बाई सी से, ठीक। बल्कि अगर हम इस पर ए पॉइंट पर, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन बिल्कुल जीरो है। देख लीजिए आप, यहाँ पर बाई ए की वैल्यू भी जीरो है, इस सिरे पे भी बिल्कुल नहीं जा रहा आगे की ओर बीम, तो ये बी सिरे पे भी क्या है, जीरो है। दोनों सिरों पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू कैसी है, जीरो है। तो यहाँ लिख दीजिएगा क्या, दोनों सिरों पर, एक पॉइंट तो आपने ये लिख लिया, दूसरा पॉइंट नीचे लिख दीजिएगा क्या, दोनों सिरों पर इंग्लिश में कह दीजिएगा एट बोथ एंड्स, यानी दोनों सिरों पर डिफ्लेक्शन की वैल्यू शून्य होती है, जीरो होती है। डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। जीरो डिफ्लेक्शन मतलब विक्षेप की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है। ये सिंपली सपोर्टेड बीम में होता है ऐसा, यानी हम कह सकते हैं बाई ए
और बाई बी दोनों की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 है। ये बाउंड्री कंडीशन होगी। सिर्फ डायग्राम देख के आप सबको याद हो जाएगा इजीली कि सिंपली सपोर्टेड बीम में मध्य बिंदु पर बाई का मान मैक्सिमम, दोनों सिरों पर कैसा है 0, यहाँ पर 0, यहाँ से बढ़ता जाएगा मध्य में जाकर सबसे ज्यादा हो जाएगा, फिर कम होता गया, फिर इस वाले सिरे पे भी 0 हो गया। तो बाई के बारे में आप सबको समझ आ गया। तो यहाँ पर आप फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम और डिफ्लेक्शन के बारे में आपने पॉइंट लिख लिया। किसके बारे में? डिफ्लेक्शन के बारे में। कहाँ पर डिफ्लेक्शन आपका ज्यादा होगा, कहाँ पर डिफ्लेक्शन कम होगा, या विक्षेप के बारे में लिख चुके पॉइंट को। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं स्लोप और समझा दूं आपको। क्या समझा दूं? स्लोप। हटा दें इसको। ठीक, आपका फर्स्ट टाइम है ये सब, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहा हूं आपको, ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। एक बार अगर टॉपिक क्लियर हो गया फिर आप जीवन में नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में टाइम लग जाएगा, बट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। अगला देखिए, स्लोप के बाद डिफ्लेक्शन के बाद स्लोप के बारे में देख लो। स्लोप भी देख लो, स्लोप कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है। तो अगर मैं यहाँ बीच में खींचता हूँ कोई भी कर्व, मैं कहाँ खींचता हूँ? बीच में। यहाँ पर तो कर्व, यहाँ तो इसको टच कर्व नहीं, टेंजेंट, स्पर्श रेखा। तो यहाँ तो कोई भी स्पर्श रेखा जाएगी इस कर्व को टच करते हुए, बिल्कुल सीधी जाएगी ऐसे इसके समांतर। तो सी पॉइंट पर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। आपको पीछे मैं अभी बताया था। ठीक है, 0 डिग्री होगा। ठीक, वहीं अगर मैं इसके सिरों पर खींचूं यहाँ पर स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर मैक्सिमम आएगा स्लोप। ऐसे एक मैंने यहाँ खींच दी लाइन ये वाली, एक यहाँ खींच दी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर थीटा बन रहा है, ये वाला, यहाँ भी थीटा बन रहा है, दोनों सिरों पर थीटा मैक्सिमम होगा। और अगर ये बीम में क्या सिमेट्रिक लोडिंग है, मतलब बिल्कुल मध्य बिंदु पर लोड लगा है या फिर यूडीएल लगा है टोटल लंबाई पर, तो ये जो थीटा ए है और थीटा बी है, क्या थीटा ए और थीटा बी, ये दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, मैक्सिमम भी होंगे, बराबर भी। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं? यहाँ कह सकते हैं स्लोप की मैक्सिमम वैल्यू दोनों सिरों पर है। क्या कह देंगे यहाँ पर? नोट में लिख दीजिएगा आप। क्या? दोनों सिरों पर स्लोप की वैल्यू मैक्सिमम होती है। मैक्सिमम मतलब अधिकतम होती है। ठीक है, कैसी होती है? मैक्सिमम, दोनों सिरों पर मैक्सिमम। यानी हम यहाँ कह सकते हैं थीटा ए और थीटा बी कैसा है? ये थीटा मैक्स है, मैक्सिमम स्लोप है ये। ठीक है, ए और बी पर, और ए और बी पर दोनों पर बराबर आता है अगर लोड सिमेट्रिक हो। ऐसे ही मध्य बिंदु पर थीटा कितना? 0 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट पर, यानी मध्य बिंदु पर किसकी वैल्यू? स्लोप की वैल्यू। स्लोप मतलब बेटा ढलान। स्लोप की वैल्यू, ढलान का मान क्या होता है? 0 होता है। 0 मतलब 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, यानी कि मिड पॉइंट सी है, सी पर देखा हमने थीटा क्या है? 0 डिग्री आया। तो यहां से हमें एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगर कोई भी सिंपली सपोर्टेड बीम हो, आप डायग्राम बना के याद करिएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम है, इसमें जब भी डिफ्लेक्शन होगा बीम इस तरह से बेंड होगी नीचे की ओर। हमने देखा बाई बीच में ज्यादा आ रहा है, बाई बीच में ज्यादा होता है। इसमें बाई सी पॉइंट है, अगर ये ए है, ये बी है, तो हमें पता चल गया सी पॉइंट पर बाई कैसा? मैक्सिमम है। ए और बी पॉइंट पर बाई कैसा है? 0 है। ए और बी पॉइंट पर बाई 0 है। ठीक है, ये चीज देख ली। वहीं स्लोप की बात करें, स्लोप बीच में 0 है, सी पर 0 है, दोनों सिरों पर मैक्सिमम है। ठीक है, अपोजिट काम हो रहा है। ये बताइए, याद हो जाएगा सभी को? ये यहाँ डायग्राम से भी आपको क्लियर हो सकता है। क्लियर हुआ? ये सिंपली सपोर्टेड बीम की बाउंड्री कंडीशन डियर याद कर लेंगे सभी, इसको याद कर लीजिएगा, डेरिवेशन में यूज होगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखते हैं हम कैंटिलीवर बीम के लिए। ठीक, साथ साथ लिखते जरूर रहिएगा आप लोग, आपका सॉम काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो आप लोग। ठीक है, और पीडीएफ मैं आपको दे ही रहा हूँ, ऑलरेडी मैं एक पीडीएफ दे चुका हूँ आपको, 4 चैप्टर का कंबाइंड पीडीएफ। इसके अलावा अगले 4 चैप्टर का एक और पीडीएफ आपको दे देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना। ठीक है, हालांकि मैं अपने जेई वाले पीडीएफ भी आपको दे सकता था, लेकिन वो पीडीएफ थोड़ा ज़्यादा है, आपके एग्जाम से भी एक्स्ट्रा कंटेंट है उसमें, जो पॉलिटेक्निक का सिलेबस है उससे बहुत ज़्यादा है, तो उसको फ्यूचर में जेई का जब पढ़ाएंगे तब प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल अभी पॉलिटेक्निक के एग्जाम है आपके, तो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से पढ़िएगा। तो मैंने इसलिए आपको जो पीडीएफ दिया है वो ऑफलाइन बैच वाला पीडीएफ दिया है। ठीक है, चलिए इतना समझ के अब लिखिए फॉर कैंटिलीवर बीम, फॉर कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम के लिए हिंदी में आप जानते हैं प्रासधरण बोलते हैं इसको। तो कैंटिलीवर बीम के लिए क्या होगा? अब ये डायग्राम बदल जाएगा आपका।
इस डायग्राम को मिटा के लिख देंगे हम कैंटिलीवर बीम वाला डायग्राम, ठीक है, कैंटिलीवर बीम का डायग्राम। ये है कैंटिलीवर बीम, ठीक। आपने सपोज यहाँ मुक्त सिरे पर लगा लो पॉइंट लोड या फिर यूडीएल लगा लो पूरी लंबाई पे, एक ही मतलब है। मैं यहाँ पॉइंट लोड लगा दिया। अब ये बीम कैंटिलीवर है तो इसमें क्या, अब इसमें देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम में तो क्या हो रहा था, बीम ऐसे दोनों तरफ से सपोर्ट थी तो बीच में ऐसे नीचे की ओर बेंड कर गई, मगर यहाँ पर इधर फिक्स है, नीचे को लोड लग रहा तो ऊपर को बेंड करेगी इस तरह से। इसमें जो बेंडिंग आएगी वो इस तरह से आएगी ना, ऐसे 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 बेंड होगी। मैं कर्व बना देता हूँ डॉट डॉट लाइन ना दिखा करके, क्या कर दे रहा हूँ, कर्व बना दे रहा हूँ, ऐसे करके आएगा ये, समझ पा रहा है, इस तरह से बेंड होगी। इतना बताइए क्लियर है, सभी को समझ आ रहा है ये, इसमें इस तरह से होगा डिफ्लेक्शन, ठीक। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सिरा फिक्स है ए वाला, बी वाला सिरा कैसा है आपका, फ्री है। तो इस ए सिरे पर स्लोप भी जीरो है क्योंकि फिक्स है ये, तो ए सिरे पर स्लोप भी जीरो है और डिफ्लेक्शन भी जीरो है। इसका काम आसान है, इस पर दोनों ही चीज़ थीटा ए ये भी जीरो, वाई ए ये भी जीरो, यानी ए सिरे पर स्लोप तथा डिफ्लेक्शन जीरो होता है। फिक्स सिरे पर यहाँ दोनों के पॉइंट एक ही साथ आ जाएंगे, क्या, फिक्स सिरे पर, फिक्स्ड एंड पर, एंड मतलब सिरा, फिक्स सिरे पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन दोनों का मान जीरो होता है, दोनों का मान जीरो होता है, ZERO जीरो होता है, ठीक है। अपनी समझदारी के लिए आप लिख दीजिएगा थीटा ए बराबर भी जीरो एंड बाई ए बराबर भी जीरो। हमने फिक्स सिरे को ए माना है ना, तो दोनों ही चीज़ यहाँ पर जीरो रहेगा। ये वाला जो सिरा बी वाला इस पर सबसे ज़्यादा है, मुक्त सिरे पर बाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक सबसे ज़्यादा है, दिख रहा है आप सबको, बाई की वैल्यू बेटा यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर बाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, बी पॉइंट पर ये वाला दिख रहा है ना, बाई भी मैक्सिमम है। तो इसको क्या बोलेंगे, मुक्त सिरा है ये, इसका फ्री एंड है, फ्री एंड टेढ़ा हो जा रहा है, कर्व थोड़ा आगे तक ले लो यहाँ तक और यहाँ से सीधी लाइन दिखा दो ऐसे, ठीक, और कर्व को और बढ़ा लो। आप डायग्राम तो बना लेंगे ना, ये डायग्राम ही मैंने इसमें समझने के लिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला, तो ये वाई बी है और हमें देखने को मिल रहा है बाई बी सबसे ज़्यादा, तो बोल देंगे क्या, अच्छा बाई, ये मुक्त सिरे पर बाई ज़्यादा हो गया तो यहाँ से तक सबसे ज़्यादा है, फिर कम 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 बाद में जीरो हो गया। ऐसे ही अगर हम स्लोप देखें तो स्लोप में स्पर्श रेखा खींचते हैं या खींचे स्पर्श रेखा ऐसे, इसको टच करते हुए, ठीक है, खींच लीजिएगा प्लीज़ करके, डायग्राम पे ज़्यादा फोकस करें आप लोग अगर अच्छे से टॉपिक को क्लियर करना है। तो ये खिंच गया, तो या तो आप इसको आगे ले जाइए इस तरह से, यहाँ पर यहाँ दिखा दीजिए एंगल, या फिर मैं इस बीम के ही समांतर रेखा यहाँ खींच दे रहा हूँ, जैसे बीम खींची हुई है वैसे यहाँ खींच दी मैंने लाइन, ये वाली पैरेलल लाइन खींच दी ना ये, तो यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है ये क्या आपका थीटा, यहाँ दिखा दो, यहाँ ये भी तो हॉरिजॉन्टल के साथ है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि इस कर्व पर खींची गई स्पर्श रेखा हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसे स्लोप कहते हैं। यहाँ पर बी पॉइंट पर बन रहा है ये वाला एंगल, इसलिए थीटा बी कह देंगे इसको। डेट मीन्स बी पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू ज़्यादा है, डिफ्लेक्शन की वैल्यू भी ज़्यादा है, तो हम बोल देंगे फ्री एंड पर। कैसा, मुक्त सिरा है ये, तो फ्री एंड पर, मुक्त सिरे पर, फ्री एंड पर स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम होता है। इसको इसी तरह से अपनी लैंग्वेज में याद कीजिएगा, रटना वटना कुछ नहीं होता है, ठीक है, सब समझना है आपको। तो यहाँ पर आपने देखा क्या, थीटा बी एंड बाई बी दोनों ही क्या आ रहा है, मैक्सिमम है, दोनों ही मैक्सिमम है, बी सिरे पर ही मैक्सिमम है, ठीक है। ये चीज़ बताइए। तो ये बाउंड्री कंडीशन थी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दी। अब आगे आप जब भी डबल इंटीग्रल मेथड करो या फिर मूवमेंट एरिया मेथड करो, कोई सा भी मेथड करना, आपको वहाँ हेल्प मिलेगी इसको समझने में, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गए आपके, एक सिरे पर जीरो, दूसरे पर मैक्सिमम। ऐसे सिंपली सपोर्टेड में एक चीज़ बीच में जीरो थी, सिरों पर मैक्सिमम थी, दूसरी चीज़ सिरों पर जीरो थी, बीच में मैक्सिमम थी। तो वहाँ पर भी जो मैक्सिमम वाली वैल्यू है हमें वही कैलकुलेट करनी होगी, उन्हीं के फॉर्मूले डेराइव करने होंगे, डेरिवेशन करना होगा, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर जिसका नाम है क्या, मूवमेंट एरिया मेथड, सबसे पहला मेथड, ठीक है, यानी कि स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ज्ञात करने का मूवमेंट एरिया मेथड। तो इसको रफ करते हैं और मूव करते हैं मूवमेंट एरिया मेथड की ओर, हटा दें इसे। चलिए तो चलिए समझते हैं अगला टॉपिक, ढलान तथा विक्षेप ज्ञात करने की विधियां, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे अपनी पहली विधि
जो कि आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है, क्योंकि सिविल के सिलेबस में तो केवल यही एक मेथड है और मैकेनिकल के में ये भी है और डबल इंटीग्रल भी है, तो इसको भी आप लोग समझ लीजिएगा। अगर आपके समझ में यही मेथड आ जाता है तो आप सारे क्वेश्चन इसी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट एरिया मेथड, या फिर शॉर्ट में इसको हम मोमेंट एरिया मेथड कह देते हैं, बेंडिंग को हटा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने बेंडिंग को इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे बेंडिंग मूवमेंट। बेंडिंग मूवमेंट से कुछ याद आ रहा है? हमने शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम पढ़ा था। तो पहली चीज तो आपको ध्यान रखनी है कि हम नमन आघूर्ण क्षेत्रफल विधि में क्या करेंगे, हम बेंडिंग मूवमेंट यानी नमन आघूर्ण आरेख बनाएंगे, बेंडिंग मूवमेंट आरेख बनाएंगे और उसके क्षेत्रफल का यूज करेंगे, उसके एरिया का यूज करेंगे। समझ पा रहे हैं? किसका? BMD के एरिया का यूज करेंगे, इसलिए इसका नाम रखा गया बेंडिंग मूवमेंट एरिया मेथड। बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम के एरिया का यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? बेंडिंग मूवमेंट एरिया मेथड रखा गया है। शॉर्ट में हम इसको मूवमेंट एरिया मेथड भी कह देते हैं। अब ये होता क्या है मेथड? तो इस मेथड से स्लोप और डिफ्लेक्शन ज्ञात करने के दो फॉर्मूले होते हैं, जिनको मैंने दो थ्योरम के रूप में लिख दिया है। पहला प्रमेय 1 लिखा है, दूसरा आगे आएगा एक और प्रमेय 2, ठीक है। तो पहले आप प्रमेय 1 को ध्यान से पढ़िए। प्रमेय 1 में क्या लिखा है मैंने? बीम के किसी पार्ट में, यानी या तो टोटल बीम ले लीजिए या बीम का कोई भी एक भाग ले लीजिए, कोई एक पार्ट ले लीजिए। तो बीम के किसी पार्ट में दो पॉइंट्स मतलब बिंदु, दो पॉइंट्स के बीच स्लोप में परिवर्तन कहते हैं डिफरेंस को। परिवर्तन किसे कहते हैं? परिवर्तन मतलब होता है डिफरेंस। समझ में आ रहा है? दो पॉइंट्स में परिवर्तन का जो मान होता है वो BMD के एरिया, किसके? BMD के एरिया तथा EI के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ क्या है? दो पॉइंट है B और A, मतलब जैसे ये कोई बीम है, जैसे कैंटिलीवर बीम मैंने यहाँ बना दी है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है। दो पॉइंट है ये। अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में स्लोप के बीच में डिफरेंस लूँ, क्या मैंने यहाँ लिखा है? बीम के किसी पार्ट में दो पॉइंट के बीच स्लोप में डिफरेंस, दो पॉइंट के बीच, बीम के किसी भी पार्ट में दो पॉइंट के बीच में स्लोप में जो डिफरेंस होता है वो BMD के एरिया, ये एरिया किस चीज का है यहाँ पर? इस बीम का जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा, उस बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम का एरिया और बट्टे में EI के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। E मतलब यहाँ यंग मापांक होता है, I मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जड़त्वागुण होता है। दोनों को एक साथ मिलाकर EI को हम फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहते हैं, नमन दृढ़ता। ये आप सबने पढ़ा है, क्या कहते हैं इसको? फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। हिंदी में बोलते हैं आप लोग नमन दृढ़ता, नमन और दृढ़ता, ठीक है। किसको? EI को। तो किस किस के अनुपात के बराबर? BMD के एरिया तथा नमन दृढ़ता का अनुपात जो होता है वो स्लोप में डिफरेंस के बराबर होता है। एक प्रमेय है, ये JEE में बहुत बार पूछा गया है। आपकी बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होगा, वो भी डिफरेंस के पदों में ना लिख के सीधे यहाँ थीटा लिखा होगा, थीटा बराबर A/EI, जो कि गलत तरीका होता है, वो अपूर्ण ज्ञान है। पूरी तरह से समझेंगे आगे आपको रीजन भी समझ में आएगा कि हमने किसको जीरो लेना है, किसको मैक्सिमम लेना है। फिलहाल ये बताइए, इतना आपको याद, ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला सभी को समझ आ रहा है? जब भी हमें मूवमेंट एरिया मेथड से स्लोप ज्ञात करना होगा, हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। थीटा बी माइनस थीटा ए बराबर A/EI, यानी आप सीधे कह दीजिएगा स्लोप बराबर A/EI, ठीक है। याद हो जाएगा सभी को, ये इससे निकालेंगे। अब इसमें ये जो दो पॉइंट हैं, इन पॉइंटों को किस तरह लेते हैं, कौन सा पॉइंट होगा? जैसे अगर मैं यहीं पर सिंपली सपोर्टेड बीम बना देता, इसमें तो 3 पॉइंट होते हैं, तब इसमें कौन कौन से पॉइंट लेंगे? जैसे मैंने यहाँ C पॉइंट पर पॉइंट लोड W लगा दिया, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो इसमें कौन से दो पॉइंट लेंगे हम? इन दोनों को लेंगे, AB को या BC को लेंगे या AC को लेंगे। यहाँ जरूरी नहीं है B और A ही आएगा, यहाँ कोई भी दो पॉइंट आएंगे। और कौन से दो पॉइंट होंगे उसके बारे में नोट में लिखा है, नीचे ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। इसमें हमेशा ऐसे दो पॉइंट चुनते हैं जिनमें एक पॉइंट वह होता है जिस पर स्लोप की वैल्यू 0 होती है। क्या? स्लोप की वैल्यू 0 होती है। मैंने अभी आपको बाउंड्री कंडीशन बताई थी। क्या बताई थी? अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इस बीम में क्या होता है, बीच में स्लोप 0 होता है। यहाँ पर क्या होता है, स्लोप 0 होता है। तो एक तो पॉइंट आपको ये C ले लेना है, ठीक है। एक पॉइंट तो कौन सा लेना है आपको, इनमें से C लेना है, जिस इसके अकॉर्डिंग। और स्लोप की वैल्यू 0 होती है
इसे हम रिफरेंस पॉइंट कहते हैं। कौन सा पॉइंट? संदर्भ बिंदु कहते हैं। तो एक तो पॉइंट हमने कौन सा ले लिया? रिफरेंस पॉइंट ले लेंगे जिस पे स्लोप 0 होगा। इन दोनों में से एक पॉइंट कौन सा होता है? जिस पे स्लोप की वैल्यू 0 हो, डिफ्लेक्शन नहीं, स्लोप की वैल्यू 0 हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट वह लेते हैं जिस पर नॉन जीरो स्लोप हो, मतलब स्लोप 0 ना हो। इन दोनों में ही स्लोप 0 नहीं है, ना तो ए पर है स्लोप 0 ना बी पर है। तो यहाँ पर आप स्वतंत्र हैं, दोनों में से कोई सा पॉइंट ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? बी ले लो या ए ले लो, कोई सा एक लेंगे दोनों में से। तो एक तो सी हो गया, सी के साथ बी लेंगे तो आप इधर वाली बीम का एनालिसिस करेंगे। अगर सी के साथ ए लेंगे तो आप इस साइड की बीम का एनालिसिस करेंगे, किसी भी एक साइड का लेते हैं। इतना समझ पा रहे हैं सभी? अब नॉन जीरो स्लोप होता है और स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ज्ञात करना होता है। मतलब हम दूसरा पॉइंट कौन सा लेंगे? उस पॉइंट को लेंगे जिस पे हमें क्या करना होगा? एक तो स्लोप 0 होना चाहिए, दूसरा कौन सा लेंगे? जिस पर हमें स्लोप डिफ्लेक्शन ज्ञात करना है और उस पर स्लोप की वैल्यू कैसी होगी? नॉन जीरो होगी, स्लोप 0 नहीं होगा, ठीक है। इस पॉइंट को हम ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, मतलब मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु मतलब ऐसा बिंदु जो हमें जिस पर स्लोप कैलकुलेट करना है। समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर ये पहली थ्योरम थी, आप सभी को समझ आ गई होगी। पहली थ्योरम बिल्कुल आसान है। किसी भी बीम के ऐसे भाग के बीच में 2 पॉइंट लेते हैं, मतलब ऐसे 2 पॉइंट लेते हैं जिनमें क्या होगा? स्लोप का जो डिफरेंस होता है वो BMD के एरिया और EI के अनुपात के बराबर होता है। इन दोनों पॉइंट में एक पॉइंट वह लेंगे जिस पर स्लोप 0 होगा, दूसरा पॉइंट वह लेंगे जिस पर स्लोप 0 नहीं होता, ठीक है। समझ आ रहा है सबको? ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे थोड़ा जल्दी हो रही है क्योंकि टाइम बहुत हो गया। हटाएं इसको, जल्दी से लिख लीजिए। अब डिफ्लेक्शन की थ्योरम समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफ्लेक्शन की थ्योरम, ठीक है। इसको हटा देते हैं। थ्योरम नंबर 2 लिख लीजिए, इसी में मैं कर दे रहा हूँ थ्योरम को। सेकंड थ्योरम में हमारी बीम के किसी भाग में 2 पॉइंट के बीच डिफ्लेक्शन में परिवर्तन। ये मैं दूसरे नंबर की थ्योरम लिख रहा हूँ, पहले आपने लिख ली होगी। बीम के किसी पार्ट में 2 पॉइंट के बीच डिफ्लेक्शन में परिवर्तन। किसके? डिफ्लेक्शन, ठीक है। विक्षेप में परिवर्तन का मान BMD के एरिया, BMD के एरिया नहीं आएगा यहाँ पर। अब क्या आएगा यहाँ पर? एरिया की जगह आएगा क्या? मूवमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। BMD के मूवमेंट ऑफ एरिया, परिवर्तन का मान मूवमेंट ऑफ एरिया, मूवमेंट ऑफ एरिया। इस मूवमेंट ऑफ एरिया को हम AX बार बोल देते हैं, AX बार तथा EI। यहां पर क्या आ जाएगा? मूवमेंट ऑफ एरिया को कहेंगे AX बार तथा EI के अनुपात के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जब हम बाई लेंगे, बाई B कह दीजिए आप, और यहाँ बाई A कह दीजिए। जब डिफ्लेक्शन में परिवर्तन का मान किसके बराबर होता है? AX बार, मूवमेंट ऑफ एरिया कहते हैं इसको, AX बार अपॉन EI के बराबर होता है। बाकी ये दोनों पॉइंट सेम यही लिए जाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा लेंगे जिस पर स्लोप 0 होगा, दूसरा पॉइंट ऐसा लेंगे जिस पर स्लोप 0 नहीं होगा। यहाँ भी स्लोप ही देखेंगे, डिफ्लेक्शन नहीं। चेक हम स्लोप से ही करते हैं, जहां पर स्लोप 0 होता है और नॉन 0 होता है, उन दोनों पॉइंट को हम ले लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूले आप सबको समझ आ गए। अब मैं ये पूरा मिटा करके, दूसरी थ्योरम ये वाली थी, थोड़ा चेंज किया गया है, इसको नोट कर लीजिए। मैं इसको हटा के आपको इन शॉर्ट फॉर्मूले लिख देता हूँ, हटा दें। चलिए, समझते रहिएगा, लिखते रहिएगा, ठीक। क्वेश्चन तो आपके सामने बहुत हल्के लगेंगे, बस एक बार ही हमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है ना, क्वेश्चन फिर आसान लगते हैं, चीज़ें जल्दी से समझ में आने लगती हैं। ये तो डिटेल में आपने लिख लिया। अब आप शॉर्ट में कितना याद रख लेंगे? शॉर्ट में सिर्फ इतना सा याद रख लीजिएगा, मूवमेंट एरिया मेथड के लिए कितना सा याद रख लीजिएगा। लिख देते हैं आपके सामने एक बार इन शॉर्ट, ये पूरा मिटा के ऊपर से लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन भी कर रहे हैं, इसके डेरिवेशन जस्ट अभी से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमें ये मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाए। बहुत आसान मेथड है, एक क्वेश्चन करते ही आपको समझ में आ जाएगा। आज क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं हो पा रही क्योंकि मुझे PDF बनाने में काफ़ी टाइम लग गया था, स्कैन करने पड़े थे ना PDF, तो टाइम बहुत लग गया। बट कल को देखेंगे, कल को ज़्यादा बड़ी क्लास दे देंगे आपको, ठीक है। आज इससे ही काम चला लीजिए अभी के लिए। क्या बता रहे थे? मूवमेंट एरिया मेथड। अब शॉर्ट में हम इसको मूवमेंट एरिया मेथड ही कहते हैं, मूवमेंट एरिया मेथड।
हिंदी आपको बताई दी थी, आघूर्ण क्षेत्रफल विधि कहते हैं शॉर्ट इसको हिंदी में, या नमन आघूर्ण क्षेत्रफल विधि। इसमें मैंने आपको क्या बताया, पहले हम यहाँ पर स्लोप बता दिया। इसमें स्लोप निकालना हो कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला थीटा बी माइनस थीटा ए बराबर BMD का एरिया अपॉन में EI, ठीक है, याद रहेगा पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला डिफ्लेक्शन, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ आपको, केवल इतने से ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। बाई बी माइनस बाई ए बराबर में AX बार अपॉन EI। मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे से मैं समझा रहा हूँ इनके टर्म क्या है। ये तो दो फॉर्मूले थे जो मैंने आपको पीछे बताए थे थ्योरम के रूप में, ठीक है। यहीं से आपको थ्योरम समझ आ गई थी ना, कि दो पॉइंट के बीच में स्लोप का जो डिफरेंस होता है BMD के एरिया तथा EI के अनुपात के बराबर होता है, पहली थ्योरम। दूसरी थ्योरम क्या थी, दो पॉइंट के बीच में डिफ्लेक्शन में डिफरेंस जो होता है वो मूवमेंट ऑफ एरिया और EI के अनुपात के बराबर होता है। ये मूवमेंट ऑफ एरिया है। अब यहाँ पर X बार क्या होता है ये समझ लीजिए, ठीक। मैं सबके नाम लिख दे रहा हूँ एक एक करके। थीटा तो आप जानते हैं स्लोप, बाई आप जानते हैं डिफ्लेक्शन, ए यहाँ पर होता है एरिया। ए क्या होता है, एरिया ऑफ, किसका एरिया है, ये BMD का। जो भी हम बीम लेंगे उस बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, उसका एरिया है, ठीक। एक्स बार यहाँ क्या होता है, एक्स बार यहाँ पर होता है क्या, डिस्टेंस। ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है। कहाँ से डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस फ्रॉम नॉन जीरो, डिस्टेंस फ्रॉम, डिस्टेंस किससे, नॉन जीरो स्लोप, नॉन जीरो स्लोप पॉइंट। और नॉन जीरो स्लोप पॉइंट को हमने ओरिजिन पॉइंट कहा था ना, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पर ओरिजिन पॉइंट शॉर्ट में, ठीक है। आप इसको डायरेक्टली लिख लीजिए ओरिजिन पॉइंट, यस ये लिखा हुआ है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसपे स्लोप का मान जीरो नहीं होता। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन पॉइंट टू, ओरिजिन पॉइंट से कहां तक की डिस्टेंस, टू सेंटर ऑफ BMD, यानी कि BMD के सेंटर से, मतलब ओरिजिन पॉइंट से BMD के सेंटर तक की दूरी। हिंदी में आप लिख सकते हैं क्या, मूल बिंदु से BMD के केंद्र तक की दूरी, BMD के केंद्र की दूरी ये होती है आपकी x बार की वैल्यू। मूल बिंदु मतलब क्या होगा, यहाँ पर मूल बिंदु x बार y मतलब x अक्ष y अक्ष वाला मूल बिंदु नहीं, जिस पॉइंट पे हमें स्लोप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है वो वाला पॉइंट है ये, जहाँ पर स्लोप की वैल्यू जीरो नहीं होती है, वो वाला पॉइंट है। वहां से और BMD के केंद्र तक की दूरी होती है। एंड E आप सब जानते हैं यंग मापांक होता है, यंग मापांक इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा यंग्स मॉडुलस। एंड I जो होता है, I क्या होता है, I होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, हिंदी में कह दीजिएगा जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो ये सब पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। अब मैं यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन कराता हूँ डेरिवेशन वाला, पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको हटा दें, इसको मैं हटा रहा हूँ और एक फॉर्म हम कर लेते हैं आपके सामने, सिर्फ एक फॉर्म, ठीक है, आज के लेक्चर में। फिर यहीं से आगे कल कंटिन्यू कर लेंगे। एक फॉर्म में इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको ये फॉर्मूला क्लियर हो जाए, ठीक। तो आप क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे और ये क्वेश्चन 2019 के एग्जाम में पूछा गया है, जो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, बोल दे रहे हैं आपको हम, आप लिख लीजिए इसको, बोले। क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। पहले हम कैंटिलीवर बीम से शुरू करते हैं। पहले हम स्लोप डिफ्लेक्शन किसके निकालते हैं, कैंटिलीवर के। कैंटिलीवर बीम विद पॉइंट लोड एट फ्री एंड, हिंदी में समझ जाएंगे ना। कैंटिलीवर बीम के मुक्त सिरे पर बिंदु भार लगा है, इसके लिए स्लोप डिफ्लेक्शन निकालिए। तो सबसे पहली चीज हमने क्या किया, हमने बना ली कैंटिलीवर बीम इस तरह से, ठीक। यहां पर लगा दिया हमने पॉइंट लोड इस तरह से W,
कैपिटल W लगा देना। लंबाई आपने L ले ली इसकी यहाँ से और यहाँ तक की, ये A सिरा है, ये वाला सिरा B है। इसमें आपको बताया था इस तरह से कर्व बनता है, ऐसे कर्व बनेगा एक, ठीक है, यहाँ तक बना दीजिएगा इस तरह से। यहाँ पर बाई की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है और इस पर अगर हम ऐसे स्पर्श रेखा खींचें इस तरह से तो यहीं पर हमारा स्लोप मैक्सिमम होता है थीटा। ठीक, ये डायग्राम आपको बनाना है सबको। इतना क्लियर हुआ? अब चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप। क्या निकालेंगे पहले? स्लोप। स्लोप मतलब बेटा हिंदी में ढलान कहते हैं थीटा। तो हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया था थीटा बी माइनस थीटा ए, बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं काफ़ी ताकि आपको समझ आ जाए, ए अपॉन ई आई। ठीक है, एरिया हमें निकालना होता है BMD का, तो यहाँ पर आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना आना चाहिए। नहीं आता हो पहले से तो आप लोग इस डायग्राम को रट लीजिएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ही आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ये बीम बना दी हमने, SFD नहीं, डायरेक्ट BMD सिर्फ बनाना है। तो B पॉइंट पर मूवमेंट हमारा 0 होता है, आप सबको पढ़ाया था। W लोड है, B तक की दूरी 0, तो 0 हो गया। A पॉइंट पर मूवमेंट W लोड इंटू A तक की दूरी L, WL, जो कि ज़्यादा आएगा नीचे की ओर, माइनस में आएगा, यहाँ पर कितना आएगा WL। ठीक है, और डायग्राम कैसा बनेगा? पॉइंट लोड आ रहा है, त्रिभुजाकार बनेगा, BMDS लिए यहाँ। आपने ये सब SFD BMD चैप्टर में पढ़े हैं, लेकिन अगर आपकी मेमोरी कमज़ोर है, आप भूल गए हो, तो क्या कीजिएगा, इनको अब रट लीजिए। ठीक, यहाँ तक ये क्या बन गया? BMD नेगेटिव बनेगा, सीधी लाइन है, ये त्रिभुज बन रहा है, मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, आप सही से बनाइएगा ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान देंगे यहाँ से, तो त्रिभुज का एरिया आप सबको निकालना आता है। अगर मैं, ये तो मेन फॉर्मूला था। ठीक, अगर मैं यहाँ पर एरिया की बात करूँ, एरिया कैपिटल A का मान क्या आएगा निकल के? त्रिभुज का एरिया क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है इसका? आधार यहाँ से यहाँ तक आधार है, लंबाई L है, तो L होगा आधार। आधार हो गया L इंटू ऊंचाई कितनी है? ये WL। WL क्या हो गया? ऊंचाई। यहाँ से एरिया आ गया इसका WL²/2। ये बताइए, इतना समझ आ रहा है एरिया की वैल्यू? एरिया को यहाँ रख दो, आपको थीटा मिल जाएगा। आपको सबको पढ़ा रखा है क्या थीटा यहाँ तो मैक्सिमम होता है। A सिरे पर थीटा कितना होता है बेटा? थीटा A सिरे पर 0 होता है कैंटिलीवर बीम में, बाउंड्री कंडीशन में आप सबको बताया गया था। तो थीटा A की जगह 0 रख दीजिए, थीटा B मिल जाएगा। थीटा B माइनस इसको 0 रखा, एरिया की जगह पर WL²/2 रखना है, पीछे EI है, EI। ठीक है, तो थीटा B यहाँ से आपको मिल गया कितना? WL²/2EI। ये फॉर्मूला हो गया आपका, ये डेरिवेशन हो गया, छोटा सा डेरिवेशन था। बोलिए समझ आ गया? स्लोप निकालना सीख गए, बस इतना ही था इसमें। स्लोप का डेरिवेशन हो चुका है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। जब भी कैंटिलीवर बीम के मुक्त सिरे पर W पॉइंट लोड लगा हो, L लंबाई हो, तो इसमें मैक्सिमम स्लोप की वैल्यू WL²/2EI होती है। यहाँ पर पावर 2 तो यहाँ भी 2 आएगा। ठीक है, इस तरह आप याद कर लीजिएगा ट्रिक से। समझ आ गया ये? अब मैं आगे डिफ्लेक्शन दिखा दूं निकाल के। डिफ्लेक्शन, चलिए नीचे यहाँ बात कर लेते हैं डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था क्या? बाई बी माइनस बाई ए बराबर AX बार अपॉन में EI। यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था इसका, डिफ्लेक्शन का। अब हमें यहाँ पर क्या और निकालना है? एरिया हमने यहाँ निकाल लिया था, X बार और निकालना है, X बार चाहिए, तो X बार मैं यहाँ निकाल देता हूँ। X बार की वैल्यू देखिए क्या आएगी। X बार आप सबको क्या बताया था? आपको बताया था BMD का सेंटर लेते हैं। BMD का सेंटर कहाँ होगा? लंबवत भुजा है, ये टोटल लंबाई L है बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना? ये टोटल L है, ये वाला। ठीक, लंबवत साइड से इधर को L/3 दूरी पर होगा, इस साइड को कहाँ पर? यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी है? ये L/3 दूरी पर। लेकिन हमने आपको लिखवाया था क्या कि जो हम X बार लेते हैं वो मूल बिंदु से BMD का सेंटर लेते हैं। मूल बिंदु ये वाला है जहाँ पर थीटा हमारा 0 नहीं होता है, तो यहाँ से इसका सेंटर, ये वाली दूरी लेनी है हमें, ये वाली ये दूरी कितनी आएगी? इस L में से L/3 घटा दो तो 2L/3 बचेगा, आप घटा के देख लीजिएगा। इस 2L/3 हमारे यहाँ पर X बार की वैल्यू है 2L/3। ठीक है, ये वाला हमारा X बार होता है, X बार मूल बिंदु से और इसके सेंटर तक की दूरी। ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर BMD का। ये बताइए इतना समझ पा रहे हैं सभी? तो इस X बार की वैल्यू और A की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, आप बाई निकाल देंगे यहाँ से, तो क्या आ जाएगा निकल के देखिएगा। बाई B माइनस बाई A की वैल्यू क्या है? इस A पॉइंट पर बाई की वैल्यू भी 0 होती है, बाउंड्री कंडीशन में आपको लिखवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ 0 रखा, बराबर AX बार, एरिया आया था आपका WL²/2 आया था, इंटू में X बार कितना है? 2L/3 है,
और नीचे बट्टे में कितना है ई आई। ये बताइए समझ आ रहा है। यहाँ पर मैंने ई आई ये वाला है, एरिया की वैल्यू ये निकाली थी आपने, यहाँ रख दी, एक्स बार यहाँ रख दिया। इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं क्या, बाई बी बराबर कितना आ गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, डब्ल्यू एल की पावर 3 हो गया ऊपर, डब्ल्यू एल की पावर 3 अपॉन 3 नीचे आ जाएगा ये 3 ई आई। ये आ गया आपका डेरिवेशन। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले डेराइव हो गए, एक ये वाला फॉर्मूला जो कि स्लोप का है, एक ये वाला फॉर्मूला जो कि डिफ्लेक्शन का है। कुछ है फॉर्मूले में 5 नंबर में पूछा था, पूरे 5 नंबर में, इतना आसान सा क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या है, इसमें आपको ध्यान ये रखना कहाँ पर थीटा और बाई 0 होंगे, कहाँ पर मैक्सिमम होंगे। तो यहाँ पर थीटा ए पॉइंट पर थीटा और बाई 0 होते हैं, बी पॉइंट पर थीटा और बाई मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, थीटा और बाई मैक्सिमम होते हैं किस पर, बी पॉइंट पर। समझ पा रहे हैं इतना। BMD बनाना आना चाहिए आपको, त्रिभुजाकार बनेगा, यहाँ 0 होता है मूवमेंट, यहाँ पर WL होता है। तो हाइट इसकी WL है, आधार इसका L है, एरिया निकाला इसका, x बार निकाला, दोनों फॉर्मूले में वैल्यूज रख दी, उठा करके आंसर आ गए। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा सभी को। तो अभी मैंने कैंटिलीवर का सिर्फ एक पार्ट कराया ये वाला। अगला क्वेश्चन हम करेंगे जब ये डब्ल्यू लोड यहाँ ना लग के इधर लग रहा होगा कहीं किसी दूरी पर, फिर करेंगे हम इस पर यूडीएल लगा होगा, उसके बाद करेंगे यूडीएल आधी लंबाई तक लगा होगा तब। इस तरह 4 कर लेंगे कैंटिलीवर के, और 2 हैं मेन सिंपली सपोर्टेड के, 6 डेरिवेशन है। तो मूवमेंट एरिया मेथड के 6 के 6 डेरिवेशन अगले लेक्चर में कवर करा देंगे। उसके बाद एक लेक्चर आपको और देंगे जिसमें हम इन सभी फॉर्मूलों को डबल इंटीग्रल मेथड से और प्रूव करके देख लेंगे, जिससे कि हमें चीज़ें क्लियर हो जाएं। क्लास को थोड़ा सा फास्ट मैंने कवर किया, इसलिए इसको एक बारी दोबारा से सही से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा हाथ से, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएं। टाइम को लेके बिल्कुल परेशान ना हो, टाइम आपके पास काफ़ी है। सॉम की और मैथ की टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी और सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा पढ़ते रहिएगा। हालांकि ये कवर होते ही मैं आपको उन सब्जेक्ट्स में भी कुछ ना कुछ हेल्प जरूर करूँगा, जितना मेरे से हो पाएगा। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।